अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और जिनके लोग गिरफ्तार हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक क्लियर कट मैसेज है, 0 टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उसके लिए, तो हम इसको भी 100% यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कि एक ऐसी नजीर बने कि आगे के लोग इस प्रकार की कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है, 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। इनके मोबाइल फोन जिनके रिकवर किए गए हैं उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। नमाज पढ़ने गया था, बाहर से उसको गिरफ्तार करा गया और जो उसमें चलते हैं। वो अपनी नानी से मिलने आया था, नानी की तबीयत खराब थी, हार्ट मतलब उनको अटैक पड़ा था, तो उन्हें देखने आए थे, तो पुलिस ने घर में घुस के इन्हें उठा लिया। ये हमारा ही भाई है, ये शराफत में की दरगाह पे दुकान लगाया हुआ वो, तो उसको वहाँ से उठा के लेके आ गए हैं। हाँ, वहाँ से वो थोड़ा सा खाना लेने आया था अपना, तो उसको उठा के लेके आया। रात भर दुकान उसकी ऐसी लगी रही, यहाँ पे ना मिलने दे रहा है, ना खाने के नहीं दे रहा है, ना कुछ, और उसने कुछ भी नहीं करा। और 6:30 बजे की करीब मगरिब की बात है, उस टाइम पे कौन सा झगड़ा हुआ जिस टाइम पे आप उठा के लाए उन्हें। बहुत लोग घायल हुए हैं सर, किसी का सर फटा, किसी का पैर पे चोट लगी है, चोट बहुत आई है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के खासतौर पर चोट आई है। अब सोचिए इस एक्शन पर तौकीर रजा जैसे लोग जो भड़का रहे थे, सड़कों पर बुला रहे थे, वो क्या करेंगे। न जाने कितने बेगुनाह और कितने ऐसे लोग जो परेशान होंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, पेट्रोलिंग की है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है जिससे कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दरगाह आला हजरत की, यहीं से तौकीर रजा भी जुड़े हुए हैं और यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल यहां भी नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बड़ा खुलासा पुलिस का है कहना कि जो भीड़ थी इसमें बहुत से उपद्रवी बाहर से आए थे, यानी भाड़े के लोग थे और हिंसा के मकसद से ही बुलाए गए थे। यानी ये हिंसा क्या पूरी प्लानिंग से हुई थी, यानी बड़े दंगे की साजिश थी क्या। पुलिस क्या कह रही, बरेली बवाल में बाहरियों के शामिल होने का शक है। डीआईजी अजय सैनी ने माना है कि बाहर से लोग आए थे। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत बवाल कराया गया। बरेली में हिंसक प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी थी। डीआईजी ने कहा प्लानिंग के तहत लोगों को बुलाया गया। सोशल मीडिया पर 3-4 दिनों से ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे। व्हाट्सएप के जरिए भीड़ इकट्ठा करने का दावा किया गया, यानी तौकीर रजा ने व्हाट्सएप पर बवाल की स्क्रिप्ट लिखी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया, एक साथ कई ग्रुप में बल्क मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया। मौलाना ने पुलिस को नमाज से पहले चैलेंज किया था, कहा था अगर कुछ हुआ तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक 95% लोग नमाज पढ़कर जा चुके थे। बड़ी बात पुलिस कह रही है, 95% लोग नमाज पढ़कर चले गए। उसके बाद कुछ शरारती लोगों ने नारेबाजी, पथराव और फायरिंग की। पुलिस को चाकू, खोखा, कारतूस और हथियार मिले। डीआईजी साहनी ने बताया कि इसमें बाहर से बुलाए गए लोग शामिल थे। अगर आपको याद हो, इसी तरह हिंसा का पैटर्न पहले कई राज्यों में देखा गया। नवंबर 2024 में संभल में हिंसा हुई, वहां भी बाहर से उत्पाती आए और गोलियां चलाई गई। हरियाणा के नूह में आपको याद होगा 2023 में बवाल हुआ, पहाड़ी के पीछे से गोलियां चला रहे थे लोग। बरेली में भी भाड़े की भीड़ बुलाकर हिंसा का पैटर्न दोहराया गया, यानी सामने कोई और पीछे से कोई और खेल कर रहा था। सुनिए जरा डीआईजी क्या कह रहे हैं। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। अब देखिए दंगे की साजिश थी, माहौल कैसे संभला। योगी के 2 कमांडो एक्शन में थे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं डीआईजी जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, अजय साहनी, और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अजय साहनी को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर है एसएसपी की। एसएसपी अनुराग आर्या
जो कि घोड़े पर आपको नजर आ रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे थे, हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, असामाजिक और उपद्रवियों पर नकेल कस रहे थे। आइए आपको बताऊं योगी के दोनों कमांडो हैं कौन। देखिए जरा, बरेली में दंगा साजिश को पुलिस फोर्स ने नाकाम किया है। चंद घंटों में पूरे बवाल को खत्म कर माहौल शांत किया। इसके लिए योगी के 2 अफसरों की खूब चर्चा है। पहला नाम योगी के साथ जो आप देख रहे हैं, बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी। इनके नेतृत्व में ही उपद्रव को बढ़ने से रोका गया। बरेली डीआईजी अजय साहनी 2009 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस हैं। डीआईजी साहनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। आईपीएस अजय साहनी ने करियर में करीब 52 एनकाउंटर किए। 1 लाख के नामी कुख्यात नायडू गैंग के सरगना का एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर को यूपी सरकार ने दुर्लभतम बहादुरी बताया था। 50,000 के नामी सुजीत सिंह का भी एनकाउंटर किया। पूर्वांचल के D9 गैंग को खत्म किया और बावरिया गैंग की कमर तोड़ी है। आईपीएस अजय साहनी को बहादुरी के लिए 3 बार राष्ट्रपति पदक मिला है। अगला नाम देखिए, बरेली एसएसपी अनुराग आर्या भी बवाल के दौरान हीरो की तरह उभरे। अनुराग आर्या की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। 2013 में पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की आईपीएस बन गए। शुरुआती पोस्टिंग जो इनकी शुरुआती हुई वो अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में रही। अनुराग की तेज तर्रार स्टाइल से मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूट गई थी। यह था योगी के 2 हीरो कमांडो। सुनिए जरा योगी क्या कह रहे हैं। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। और ये सिर्फ बरेली में माहौल बिगाड़ना मकसद नहीं था। मऊ की तस्वीर देखिए जरा, मऊ में क्या हो रहा था। ये मऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मऊ में भी प्रदर्शन हो रहा था इसी तरह से जैसे बरेली में हो रहा था। और इस बीच पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था लाठी चलाने के अलावा, तो मऊ में भी पुलिस ने लाठी चलाई है। सिर्फ मऊ नहीं, इसका नजीर हर जगह देखने को मिल रही थी। दूसरे राज्यों में भी यही होने लगा था। क्या यह सुनियोजित था? यह बिहार के अररिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अररिया में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अररिया में उसके बाद हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। क्या ये किसी टूल किट का हिस्सा है? सवाल ये है। देश में देखिए अब कौन से बैनर पोस्टर गलियों, सड़कों और चौराहों पर लगने लगे। आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? देखिए, कहीं आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, कहीं आई लव महादेव के पोस्टर लगे हैं और कहीं अखंड भारत का पोस्टर लगा है, तो कहीं हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगा है। क्या सियासतदानों ने हवा दी है? आइए आपको बताऊं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार को ताकत दिखाना उसकी कमजोरी है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सद्भाव से चलती हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले सत्ता का मुखिया दंगाइयों से मिलकर खुश हो जाता था, अब ना सड़क पर जाम लगेगा ना ही शहर में कर्फ्यू लगेगा, बांटने वालों के लिए ही हमने बुलडोजर बनाया है। इकरा हसन कह रही है यूपी सरकार को संविधान की परवाह नहीं है, जनता एक दिन इनको मिट्टी में मिला देगी। योगी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि बहकावे में ना आए, सरकार
सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से बीजेपी आरएसएस को दिक्कत क्यों है? यह नारा देश विरोधी लगा तो फिर वो मोहब्बत के खिलाफ। बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस निकालना मंजूर नहीं। संजय निषाद ने कहा हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए हर कदम उठाएगी। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं यह धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर हमला है। अफवाहों को रोकने में नाकाम सरकार ने लाठीचार्ज कराया है।